बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज का जो हमारा काम है, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 20, दैट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रा। बहुत ही मेन चैप्टर। आप समझ लें कि जो आपने जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं उन सब चैप्टर्स में जो कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस चैप्टर को भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में कंसीडर किया जाता है। अक्सर बच्चे ये समझते हैं कि शायद ई कैट में शायद लास्ट चैप्टर्स में से पोर्शन नहीं आता, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है। मैक्सिमम टाइम ये देखा गया है कि चैप्टर 20 और चैप्टर 21 में से भी एमसीक्यूज आते हैं और लास्ट में आते हैं और इंपॉर्टेंट समझ आते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा इस लेक्चर को, जो कि आज है हमारे पास चैप्टर नंबर 20 एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है। देखिए, स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसी ब्रांच है जो दो चीजों को डिस्कस करती है, जिसको हम कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेवलेंथ और इंटेंसिटीज ऑफ रेडिएशंस। एक ऐसी ब्रांच जो इंटेंसिटीज ऑफ रेडिएशंस को और वेवलेंथ को डिस्कस करती है, दैट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो फर्स्ट टर्म है, जहां से ये चैप्टर स्टार्ट होता है, उसको आप बोलते हैं बेटे एटॉमिक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रा क्या होता है? देखिए, स्पेक्ट्रा का मतलब होता है लाइट का डिफरेंट कलर्स में सेपरेट होने का। आप कभी भी कहते हैं कि लाइट जो है वो डिफरेंट कलर्स में सेपरेट हो गई, उसके लिए आप वर्ड यूज करेंगे दैट इज स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा का मतलब ये है कि आप डिफरेंट एटम्स को जब एक्साइट करते हैं, कोई आपके पास गैस है, जब आप उसको एक्साइट करते हैं और बाद में उसी के पार्टिकल्स को जब कूल किया जाता है, जिसको आप डी एक्साइटेशन बोलते हैं, तो डी एक्साइटेशन जब आप लो प्रेशर पे करवाते हैं तो डिफरेंट टाइप्स के आपको कलर नजर आते हैं। मतलब बहुत सिंपल तरीका, दो तरह के इसके मेथड है कि आप एक गैस को लो प्रेशर दें और उसको पहले एक्साइट करवाएं। डी एक्साइटेशन के केस में गैस जो है उससे डिफरेंट टाइप्स के कलर इमिट होते हैं। इसी तरह से जैसे मैंने ये डायग्राम बनाई कि आपके पास कोई एक प्रिज्म है और उसमें से आप डिफरेंट टाइप्स की रेडिएशन जो है, जब आप प्रिज्म में से लाइट को पास करते हैं तो लाइट डिफ्रैक्ट होती है और डिफरेंट टाइप्स के इसके कलर्स जो है ये शो होते हैं। तो इसको आप बोलते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ये इसके लिए आप एटॉमिक स्पेक्ट्रा का वर्ड यूज करते हैं। अगर हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा की टाइप्स की बात करें तो तीन तरह की आप टाइप्स लेते हैं। नंबर 1 जिसको आप बोलते हैं कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा। कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा इज एग्जांपल ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये ब्लैक बॉडी की एग्जांपल है कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा। इसी तरह से एक आप कहते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा और एक के लिए आप वर्ड यूज करते हैं मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। सेकंड वन, इसके लिए आप वर्ड यूज करते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा। इसको आप लाइन स्पेक्ट्रा भी बोलते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा को। और थर्ड वन होता है जिसको आप बोलते हैं मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। इसके लिए आप बैंड स्पेक्ट्रा का वर्ड भी यूज करते हैं। इसको आप बैंड स्पेक्ट्रा भी कहते हैं या बैंड स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। तो ये तीन तरह के टाइप्स हैं, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। देखिए, जब ये स्पेक्ट्रम डिस्कवर हुए और जब इनका कॉन्सेप्ट आया, और आपको पता है सारे एक्सपेरिमेंट ही हाइड्रोजन के ऊपर हुए थे, तो सबसे पहले सीरीज डिस्कवर हुई जो आज भी हम पढ़ते हैं। 5 तरह के डिफरेंट सीरीज, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और पीफन सीरीज। 5 तरह की सीरीज जो है वो डिस्कवर हुई जो आज भी पढ़ी जाती है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट कैटेगरी है उसको आप बोलते हैं दैट इज लाइमन सीरीज। कि लाइमन सीरीज क्या होती है या लाइमन सीरीज का क्या कॉन्सेप्ट होता है। देखिए, ये फर्स्ट सीरीज है जिसको आप लाइमन सीरीज बोल रहे हैं। लाइमन सीरीज क्या होती है, इसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं 1/λ इज इक्वल टू RH। ये आपके पास आएगा 1/1² माइनस 1/n²। इसको आप बोलते हैं लाइमन सीरीज, जो कि 1 से स्टार्ट हो रही है, दैट इज लाइमन सीरीज। यहाँ पे इनकी वैल्यू आप 2, 3, 4, 5 जो मर्जी वैल्यू। RH जो है यहाँ पे रेडबर्ग कांस्टेंट है। ये रेडबर्ग
कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। आर एच इज रेडबर्ग कांस्टेंट। तो पहली सीरीज जो है वो लाइमन सीरीज है। रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आपने डायरेक्ट याद रखनी है 1.38 into 10⁻23 पर मीटर इसकी वैल्यू होती है। सेकंड आपके पास बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज राइट है, इसमें आप n की जगह पे वैल्यू जो है आपने लाइमन को 1 से स्टार्ट किया, जो बाल्मर सीरीज है इसको आप 2 से स्टार्ट करेंगे। ये आपके पास फार्मूला होगा 1/λ इज इक्वल टू आर एच। ये वैल्यू आएगी 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, दैट इज बाल्मर सीरीज। लाइमन सीरीज जो है इसका रीजन हमेशा याद रखिएगा, यूवी रीजन होता है लाइमन सीरीज का, अल्ट्रा वायलेट रीजन। बाल्मर सीरीज का जो रीजन है, बाल्मर सीरीज एग्जिस्ट करती है विजिबल रीजन में। इसका रीजन जो है इसको आप बोलते हैं विजिबल रीजन। उसके बाद जो थर्ड, ये भी याद रखिएगा कि सबसे पहले डिस्कवर होने वाली जो सीरीज थी वो बाल्मर सीरीज थी, क्योंकि बाल्मर सीरीज जो है वो विजिबल रीजन में होती है, आप इसको इजीली डिटेक्ट कर सकते थे, देख सकते थे। थर्ड वन इज पास्टन सीरीज। पास्टन सीरीज में क्या कॉन्सेप्ट है देखें, तीसरे नंबर पे आइए तो आप इसको 3 से स्टार्ट करेंगे। ये वैल्यू होगी 1/λ इज इक्वल टू आर एच, और ये आपके पास आएगा 1/3 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। इसमें n की वैल्यू जो है वो 4, 5, 6 अप टू सो ऑन ये वैल्यू चलेगी। पास्टन सीरीज का जो रीजन है ये इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है, इसके रीजन को आप बोलते हैं इंफ्रारेड रीजन। फोर्थ पे आपके पास ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज में ये फर्क है कि ब्रैकेट सीरीज जो है इसमें वैल्यू आप, जिस तरह पास्ट में वैल्यू 3 थी इसमें वैल्यू आप 4 रखेंगे। ये आपके पास वैल्यू इस तरह से होगी 1/λ इज इक्वल टू आर एच 1/4 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। ये आपके पास ब्रैकेट सीरीज। और लास्ट वन जो है उसको आप बोलते हैं दैट इज पी फंड सीरीज। लास्ट आपके पास इस केस में सीरीज होगी, उसको आप पी फंड सीरीज के नाम से याद रखते हैं। लास्ट इज पी फंड सीरीज। पी फंड सीरीज में भी फॉर्मूला यही, बस फर्क किया है कि उधर n की वैल्यू को आप 5 रखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1/λ इज इक्वल टू आर एच 1/5 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। ये पी फंड सीरीज का फॉर्मूला। तो लाइमन, बाल्मर, पास्टर, ब्रैकेट, पी फंड, आखिरी तीनों सीरीज जो है ये इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। लास्ट वाली थी उसमें ब्रैकेट भी है, उसमें जो है वो पी फंड सीरीज भी है। ये सारी की सारी सीरीज जो है ये इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। तो ये आपके सामने सारी सीरीज है। लास्ट में जो है उसको आप बोलते हैं पी फंड सीरीज। ये वैल्यू इसकी 5 से ऑनवर्ड होती है, मतलब यहाँ पे कहेंगे आप कि n की वैल्यू आपके पास होगी 6, 7, 8 अप टू सो ऑन, ये वैल्यूज जो है चलती है। अब में इसमें दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि वो कोई भी सीरीज की कहता है मैक्सिमम वैल्यू निकालें या मिनिमम वैल्यू निकालें, वो आपने अक्सर बतानी होगी। तो मैं एक सिंपल सा यहाँ पे एमसीक्यू निकाल आपके सामने रखता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर आपको इस तरह से एमसीक्यू आए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। अगर वो आपको कहता है कि रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन टू मिनिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन इज, वो आपको कह रहा है कि लाइमन सीरीज की मैक्सिमम वेवलेंथ की रेशियो आप मिनिमम वेवलेंथ पे लें तो वो क्या आएगी, यानी कि लाइमन सीरीज की मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ की रेशियो फाइंड आउट करनी। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं या क्या तरीका होता है ये जरा देखिए। देखिए आपको कभी भी अगर कहा जाता है कि आप मैक्सिमम वेवलेंथ निकालें या मिनिमम वेवलेंथ निकालें, दोनों के तरीके समझें। अगर आप पहले तो जिस तरह अगर मैंने इसको सॉल्व करना है कि लाइमन सीरीज की मैक्सिमम वेवलेंथ टू मिनिमम वेवलेंथ, पहले मैं लाइमन सीरीज का फार्मूला लिखूंगा। फार्मूला है 1/λ इज इक्वल टू आर एच, और ये आपके पास वैल्यू है 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। ये मेरे पास जनरल फार्मूला। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, सॉल्व करने का तरीका क्या है कि मैं पहले यहाँ पे लिखता हूँ 4λ मिनिमम। अगर मैंने मिनिमम वेवलेंथ निकालनी है उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा।
अगर आपने मिनिमम वेवलेंथ निकालनी है तो n की जगह पे हमेशा इन्फिनिटी पुट करें। कोई भी सीरीज हो, वो लाइमन हो, बाल्मर हो, ब्रैकेट हो, पी फंड हो, कोई भी सीरीज हो, आपने हमेशा जब भी मिनिमम वेवलेंथ निकालनी है तो लैम्डा की जगह पे इन्फिनिटी पुट करना है। जब मैं लैम्डा की जगह इन्फिनिटी लिखूंगा, ये आ जाएगा 1/लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू आर एच, और ये आपके पास होगा 1/1 स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 1/लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू आर एच, ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 0। इसका मतलब यहां से आपके पास मिनिमम वेवलेंथ जो है उसकी वैल्यू आ गई, और मिनिमम वेवलेंथ की वैल्यू इस केस में देखिएगा आप लोग भी, आप कहेंगे इस केस में जो मिनिमम वेवलेंथ आपके पास ये इक्वल आ गई 1/r। चूंकि हमने रेशियो निकाली थी लाइमन की और बाल्मर की, मैं बार बार कह रहा हूं कि कोई भी सीरीज हो और वो आपको कहे कि मिनिमम वेवलेंथ निकालें, मिनिमम वेवलेंथ के लिए एन की वैल्यू हमेशा आपने इन्फिनिटी इनफाइनाइट पुट करनी है। अब देखो मैं इसलिए कहता हूं कि मुझे मैक्सिमम वेवलेंथ निकालनी है फॉर लैम्डा मैक्सिमम। अगर मुझे इसकी मैक्सिमम वेवलेंथ निकालनी है तब क्या करूंगा, दोबारा मैं यही फॉर्मूला लिखूंगा 1/लैम्डा इज इक्वल टू आर एच 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। अब चूंकि मैंने मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू के लिए कोई भी सीरीज हो, जैसे लाइमन सीरीज की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी, ये 1 से स्टार्ट हो गई है। जब आपने मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो n की जगह पे आप 2 पुट करेंगे, नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे। इसका मतलब n की जगह पे आप 2 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। जब आप 2 करेंगे आपके पास आ जाएगा 1/लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू आर एच, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, जो कि 4 के इक्वल आएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास इस तरह से होगी, देखें इस केस में ये आपके पास आ गया 1/लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू आर एच, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 माइनस 1/4। आप इसको सॉल्व कर लो, ये होगा 1/लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू आर एच। आप यहाँ पे 4 एलसीएम लेते हैं तो 4 माइनस 1, इसका मतलब ये आपके पास आ गया लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू 4/3 आर एच। तो ये दो पहले तो मैंने आपको तरीके सिखाए कि दुनिया इधर की इधर होती है, आपने ये दोनों रूल यूज करने हैं। वो आपको कभी मिनिमम वेवलेंथ कह रहा है तो n की जगह पे इन्फिनिटी लगा दो, अगर वो मैक्सिमम वेवलेंथ कह रहा है तो n की जगह पे वेरी नेक्स्ट वैल्यू लगा दो। लाइमन सीरीज है तो 1 से स्टार्ट हो रही है, n की जगह पे 2 लगा दो। बाल्मर सीरीज है 2 से स्टार्ट हो रही है तो n की जगह पे 3 लगा दो। पार्शियल सीरीज है 3 से स्टार्ट हो रही है, n की जगह पे 4 लगा दो। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने का फार्मूला है। जब आपने ये दोनों वैल्यूज निकाल ली है, आपके पास लैम्डा मिनिमम भी आ गई, मैक्सिमम भी आ गई, तो क्वेश्चन ये था कि रेशियो ऑफ लैम्डा मैक्सिमम ऑफ लाइमन टू लैम्डा मिनिमम। तो लैम्डा मैक्सिमम और लैम्डा मिनिमम की आप रेशियो ले लें, मैं यहाँ पे रेशियो लिख रहा हूँ, ये देखिए ये आपके पास आएगी लैम्डा मैक्सिमम टू लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू लैम्डा मैक्सिमम की आपके पास जो वैल्यू है वो 4/3 आ रहा है, डिवाइडेड बाय लैम्डा मिनिमम जो है उसकी वैल्यू आपके पास है 1/r। इसका मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं लैम्डा मैक्सिमम टू लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू 4/3r इनटू r। ये r से कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 हो जाएगा इससे, तो लैम्डा मैक्सिमम ओवर लैम्डा मिनिमम जो है ये आपके पास इक्वल आ जाएगा 4/3। तो इस तरह से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई भी सीरीज होगी वो आपको दो चीजें पूछेगा, उसमें या मैक्सिमम या मिनिमम या उसके रीजन भी पूछ लेता है। तो याद रखिएगा जो लाइमन सीरीज थी वो जो है वो यूवी रीजन था, जो बाल्मर सीरीज थी वो विजिबल रीजन में है, और बाकी तीनों सीरीज जो है वो इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। नेक्स्ट है हमारे पास कि हाउ टू फाइंड आउट नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स कैसे निकालते हैं। देखिए कभी भी आपने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स निकालनी है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स निकालने के लिए आप फार्मूला हमेशा यूज करें n into n-1 डिवाइडेड बाय। ये नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स को फाइंड आउट करने का फार्मूला है।
कभी भी वो आपको कहे कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस फाइंड आउट करें तो बेटे ये फार्मूला जो बोर्ड पे लिखा हुआ है हमेशा आपने यही फार्मूला यूज करना है, इससे नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आए। सपोज कर लें एक एमसीक्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूं, वो आपको ये सिंपली ये कहता है कि एन इलेक्ट्रॉन is in fifth shell of excited state its number of spectral lines are। वो आपको कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फिफ्थ एक्साइटेड शेल के अंदर है, मतलब फिफ्थ स्टेट में है, आप उसकी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकालें। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस देखिए मैंने आपको जिस तरह अभी बताया, आपने जस्ट फार्मूला यूज करना, उसमें वैल्यूज लगाने आंसर आ जाएगा। मैं सॉल्व किस तरह से करूंगा, मुझे पता है कि फार्मूला है n इंटू n माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, ये फार्मूला है। अब चूंकि वो फिफ्थ शेल में कह रहा है, फिफ्थ शेल का मतलब ये है कि n की जगह पे आप 5 वैल्यू यूज करें, इधर आपके पास आ जाएगा 5 और फिर होगा 5 माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 2 आर 4, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे आंसर आपके पास बेटे 10 आ जाएगा। 10 स्पेक्ट्रल लाइंस होगी कि जब एक इलेक्ट्रॉन फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट में है तो उससे बनने वाली जो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस है वो 10 है, 10 स्पेक्ट्रल लाइंस होगी। तो ये सारा कॉन्सेप्ट, ये इस तरह के एमसीक्यू भी एंट्री टेस्ट में आते हैं, पसंद किए जाते हैं, कॉन्सेप्ट आपको पता और ऐसे कई दफा आ चुके हैं। नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट जो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं वो है जी बोहर एटॉमिक मॉडल और उसका शेल। नेक्स्ट है जी बोहर एटॉमिक मॉडल। देखिए बोहर एटॉमिक मॉडल एक ऐसा, मैं कहता हूं कि सिंपलेस्ट सा मॉडल है जो कि 90% बच्चों को पहले से ही आता होता है, 9th 10th क्लास में इसका कॉन्सेप्ट बता दिया जाता है बच्चों। बोहर एटॉमिक मॉडल बोहर एटॉमिक मॉडल के 3 पोस्टुलेट हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट बोहर एटॉमिक मॉडल के ये है कि एक इलेक्ट्रॉन, अगर आपके पास कोई भी सर्कुलर पाथ है, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, किसी भी सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन जो है जब मूव करता है ये विदाउट रेडिएटिंग मूव कर रहा होता है। ये एक बड़ा अजीब पॉइंट था, ये इसका जो फर्स्ट पोस्टुलेट है यही रिजेक्ट हो गया और आज भी हम इसको गलत कंसीडर करते हैं, आज भी हम इसको सही नहीं मानते। पहला पोस्टुलेट बोहर का ये है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस विदाउट रेडिएटिंग, इलेक्ट्रॉन की जो रिवॉल्विंग है ये विदाउट रेडिएटिंग है, कि ये रेडिएट नहीं कर रहा, विदाउट रेडिएटिंग इलेक्ट्रॉन मूव करता जा रहा है। ये पहला पोस्टुलेट कि इलेक्ट्रॉन मूव इन अ सर्कुलर पाथ विदाउट रेडिएटिंग, जो कि रिजेक्ट हो गया, आज हम इस पर यकीन नहीं करते। ये कॉन्ट्राडिक्शन है इसकी क्लासिकल फिजिक्स के साथ। सेकंड ये है कि सिर्फ और सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, स्टेशनरी स्टेट इन्हीं की होगी, mvr is equal to nh over 2 pi। mvr यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम है, n नंबर ऑफ शेल्स हैं, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, पाई जो है वो कांस्टेंट है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो L is equal to nh over 2 pi। ये आपके पास एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन है। यहां से देखो आप ये चेक कर सकते हो कि L is directly proportional to n, इसका मतलब नंबर ऑफ शेल्स जिसके ज्यादा होते जाएंगे उसका एंगुलर मोमेंटम ज्यादा होगा, जिसके नंबर ऑफ शेल कम होंगे उसका एंगुलर मोमेंटम कम होगा। जैसे मैं अगर सिंपली कहता हूं कि आपके पास 2 तरह की शेल है, सेकंड एंड थर्ड शेल, और उसके एंगुलर मोमेंटम की रेशियो पूछी जाती है। देखिएगा रेशियो ऑफ एंगुलर momentum third shell to second shell of an
इलेक्ट्रॉन इज, कि अगर आपने एंगुलर मोमेंटम की रेशियो लेनी है थर्ड शेल की सेकंड शेल पे, तो वो क्या है? अब इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? मुझे नजर आ रहा है कि एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। सिंपल सी बात है कि एल और एन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि रेशियो इस तरह से आएगी L1 ओवर L2 इज इक्वल टू N1 ओवर N2। N1 आपके पास है थर्ड शेल और N2 आपके पास है सेकंड शेल, तो ये थर्ड डिवाइडेड बाय 2, ये इसका आंसर है। आपने इजीली इसको सॉल्व कर दिया। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं और पसंद किए जाते हैं कि आपने सिंपली जो है वो एंगुलर मोमेंटम की रेशियो बतानी होती है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपके पास क्या इसमें रिलेशन है। नेक्स्ट आपके पास इसका थर्ड पोस्टुलेट था, वो कहता है कि अगर आपके पास दो तरह की एनर्जी स्टेट्स हैं, एक EN है, ये हाई एनर्जी स्टेट है आपके पास, मतलब एक ऐसी एनर्जी की स्टेट जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी में है, और एक आपके पास EP है जिसको आप बोलते हैं लोअर एनर्जी स्टेट या लोअर एनर्जी स्टेट। इलेक्ट्रॉन बोहर के मुताबिक जब भी हाई स्टेट से लो स्टेट में आता है तो एनर्जी आप ऐसे निकालते हैं E इज इक्वल टू EN माइनस EP। ये एनर्जी को फाइंड आउट करने का फार्मूला है कि जब भी इलेक्ट्रॉन हाई स्टेट से लो स्टेट में आएंगे तो ये फार्मूला वैलिड होगा, E इज इक्वल टू EN माइनस EP। इलेक्ट्रॉन का हाई स्टेट से लो स्टेट में आना ये फार्मूला। इसको आप फर्दर चेंज कर सकते हैं। देखो E जो है वो HF के इक्वल है, HF इज इक्वल टू EN माइनस EP। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं AC ओवर लैम्डा इज इक्वल टू EN माइनस EP। तो ये भी आपको सारी वैल्यूज पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आपके पास है जिसको आप कहते हैं क्वांटाइज्ड एनर्जी। क्वांटाइज्ड एनर्जी क्या है या क्वांटाइज्ड एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट है, उसको भी प्रॉपर्ली देख लेते हैं। देखिए इस चैप्टर में फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा हैं, ये आपको पता होने चाहिए सारे के सारे। नेक्स्ट जो है वो क्वांटाइज्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। क्वांटाइज्ड एनर्जी में क्या चीजें हैं, देखिए आपकी बुक में एक पूरी डेरिवेशन लिखी हुई है कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, उसको लेके जो हमने कैलकुलेशन की थी तो हमारे पास एनर्जी की वैल्यूज आई थी, जिसमें हमने पहले रेडियस निकाला फिर बाद में एनर्जी निकाली। दोनों की वैल्यूज को हम देख लेते हैं कि क्या दोनों की वैल्यूज। एनर्जी की जो जनरल आपके पास रिलेशन था वो ये आपके पास एनर्जी का रिलेशन आया था E इज इक्वल टू माइनस E0 ओवर n स्क्वायर। ये क्वांटाइज्ड एनर्जी का रिलेशन। यहाँ पे n जो है ये नंबर ऑफ शेल्स को, स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। n जो है ये नंबर ऑफ शेल्स है। E0 जो है इसको आप बोलते हैं ग्राउंड लेवल की एनर्जी, ये ग्राउंड लेवल की एनर्जी। E0 की वैल्यू आप सब बच्चों को पता है, जो बुक में हमने निकाली हुई है, -13.9 है इसकी वैल्यू। इस तरह से इसकी वैल्यू आती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में -13.9। जरा तो ये बेटे आपके पास एनर्जी का जनरल फार्मूला -E0 ओवर n स्क्वायर। E0 का मतलब होता है ग्राउंड लेवल की एनर्जी फर्स्ट शेल की, n का मतलब नंबर ऑफ शेल्स। जो ग्राउंड लेवल की एनर्जी है, अगर आप n की जगह पे 1 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपके पास जो E1 है ये E0 के इक्वल आता है और इसकी वैल्यू होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब पहले तो आप इस चीज पे गौर फिक्र करें कि E जो है ये n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम इसकी रेशियो बनाएंगे तो इस तरह से बनेगी E1 ओवर E2 इज इक्वल टू n2 स्क्वायर ओवर n1 स्क्वायर। अगर कभी भी आपको दो तरह के एनर्जी शेल दिए जाएं और उनकी एनर्जी रेशियो पूछी जाए तो जस्ट आपने ये फार्मूला यूज करना है, इसमें वैल्यूज लगानी है, आंसर आ जाए। बहुत इजी काम है, जस्ट आपने वैल्यूज लगानी है और आंसर आ जाए। इसका मतलब ये है कि मैं अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाइड में सपोज कर लें कि मैं एक एमसीक्यू डिस्कस करता हूं। आपके पास दो तरह की एनर्जी शेल है, n1 की वैल्यू 3 है और n2 की वैल्यू आपके पास 4 है। अगर आपके पास दो तरह की एनर्जी शेल और आपने एनर्जीज निकालनी है तो सॉल्व किस तरह से करेंगे आप, एनर्जीज की रेशियो इस तरह से आएगी E1 ओवर E2 इज इक्वल टू n2 स्क्वायर ओवर n1 स्क्वायर। जस्ट आप इसकी रेशियो लेते जाएं। इसका मतलब ये है कि अगर आपने इस केस में एनर्जीज की रेशियोज निकालनी थी
तो आपके पास इस तरह से आएगा E1 ओवर E2 इज इक्वल टू N2 की वैल्यू आपके पास है 4, N1 की वैल्यू 3, ये 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर, तो E1 ओवर E2 ये आपके पास आ जाएगा 16 ओवर 9। इसका मतलब आप किसी भी तरह के लेवल की एनर्जी आपने फाइंड आउट करनी हो, आप इसमें आसानी से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इसका एक जनरल फार्मूला। अगर वो आपको इसी तरह से कहता है कि सेकंड शेल की एनर्जी निकालेंगे, सेकंड शेल की एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट होगा, वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिएगा जरा कि अगर आपको सिंपली कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड शेल में है और उसकी आप एनर्जी निकालें, तो मुझे पता है यही फार्मूला है, E इज इक्वल टू माइनस ई नॉट ओवर एन स्क्वायर। आप n की जगह पे 2 रख के देख लो, 3 रख के देख लो, 4 रख के देख लो, 5 रख के देख लो, n की जो भी वैल्यू होगी जस्ट आप इधर लगाते जाएंगे, आंसर निकालते जाएंगे, क्योंकि E नॉट की वैल्यू फिक्स है। E नॉट की वैल्यू बेटे फिक्स है -13.6, तो E नॉट की वैल्यू फिक्स है -13.6। आपने जस्ट n की वैल्यू 1 रखी तो -13.6 आया, 2 रखोगे तो -13.6 को 4 पे डिवाइड कर दोगे 3.4 आ जाएगा। इस तरह से आपका ये वैल्यू, जैसे मैं कहता हूँ कि अगर n की वैल्यू 2 है तो मेरे पास ये आएगा E इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 4। इसका मतलब ये 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैल्यू आ गई। आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि आप एनर्जी से बता दें कि कौन से शेल की एनर्जी है। जैसे -3.4 को मुझे बताए या ना बताए, मुझे पता है ये सेकंड शेल की एनर्जी है कि -3.4 होती ही एनर्जी तब है जब सेकंड शेल होता है। सेकंड शेल के अलावा ये एनर्जी नहीं हो सकती, हमेशा सेकंड शेल की एनर्जी होती है -3.4। इस तरह से सारी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। अगर आप इसकी सीरीज बनाएंगे तो ये आपके पास सीरीज इस तरह से बनेगी, जो पहली सीरीज आपके पास -E0, फिर -E0/4, फिर -E0/9, फिर -E0/16, इसी तरह से -E0/25 अप टू सो ऑन, ये वैल्यू चलती है। ये इसकी सीरीज है। माइनस साइन यहाँ पे ये बता रहा है कि एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन को बाउंड करने के लिए न्यूक्लियस के साथ, आपको एनर्जी देनी पड़ती है। एनर्जी होगी तो वो बाउंड रहेगा, अगर एनर्जी नहीं होगी वो बाउंड नहीं रह सकता। माइनस साइन इस चीज को शो कर। क्वांटाइज रेडियस में क्या कॉन्सेप्ट है या क्वांटाइज रेडियस में क्या चीजें आपने याद रखनी। देखिए क्वांटाइज रेडियस का जो उसने फार्मूला बुक में ड्राइव किया हुआ है, क्वांटाइज रेडियस के लिए जनरल जो फार्मूला है वो ये है n² a² ओवर 4π² k m/e²। ये क्वांटाइज रेडियस का फार्मूला। यहाँ पे n जो है ये नंबर ऑफ शेल्स हैं, h जो है ये प्लांक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 6.634 into 10⁻34 जूल सेकंड कांस्टेंट वैल्यू। k जो है ये कॉलम कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 9 into 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। e जो है ये मिनिमम चार्ज है 1.6 into 10⁻⁻19। यहां से जब मैं n की जगह पे 1 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं तो r1 की वैल्यू आपके पास आती है 0.053 into 10⁻⁻9 मीटर, जिसको आप नैनोमीटर में लिखते हैं। क्या कहते हैं, वैल्यू होगी 0.053 नैनोमीटर। ये वैल्यूज आपको याद रखनी चाहिए। आपको कभी भी कोई एमसीक्यू आए, अगर आपको पहले शेल का रेडियस याद है तो आप अगले शेल के रेडियस आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। जैसे अगर मैं कहता हूं इसकी, देखो इसमें मेन चीज ये भी है कि r जो है वो n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पिछला जो हमने टॉपिक पढ़ा प्रीवियस, उसमें एनर्जी जो है वो n स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी। यहाँ पे जो रेडियस है ये बेटे n स्क्वायर की वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कभी आपको रेशियो लेनी पड़े तो इस तरह से है कि r1 ओवर r2 इज इक्वल टू n1 स्क्वायर ओवर n2 स्क्वायर। कभी भी देखो इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आप आसानी से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, कोई इससे मुश्किल चीज नहीं। उसके बाद वेलोसिटी का एक फार्मूला दिया हुआ उसने कि अगर आप कभी भी वेलोसिटी निकालना चाहते हैं क्वांटाइज रेडियस में तो फार्मूला है 2π/ke² ओवर nh। ये वेलोसिटी का फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए।
कि अगर कभी आपको क्वांटाइज रेडियस या शेल की वेलोसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन शेल में मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी का कहेगा तो हमेशा आपने ये फार्मूला यूज करना है और इस फार्मूले की मदद से आप इजीली वेलोसिटी जो है वो फाइंड आउट कर लें। तो ये सारी की सारी चीजें आपके दिमाग में बैठी हुई, ये सारा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट आपके पास इसमें दैट इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अच्छा इसमें ये भी है कि अगर मैं इसकी सीरीज बनाता हूँ रेडियस की, जो एक पॉइंट इसका रह गया कि रेडियस की सीरीज ऐसे बनेगी R1 4R1 9R1 16R1 25R1, इस तरह से ये इसकी सीरीज बनेगी। एनर्जी की सीरीज जो है वो फ्रैक्शन में थी, इसकी सीरीज जो है वो प्रोडक्ट में चल रही है, मल्टीप्लिकेशन में चल रही है। नेक्स्ट आपके पास है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का क्या कॉन्सेप्ट है, अच्छी तरह से इसको भी देख लीजिएगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में देखिए एक ही मेन फार्मूला जो आपको पता होना चाहिए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में इस तरह से फार्मूला लिखा हुआ 1/λ इज इक्वल टू RH 1/p² माइनस 1/n स्क्वायर। ये बेसिकली आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि मेन फार्मूला हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का। कभी भी वो आपको वेवलेंथ निकालने के लिए कहेगा, उसने आपको p और n की वैल्यू दी हो। सपोज कर लो वो आपको कहता है दो तरह की एनर्जी स्टेट है, एक कम है एक ज्यादा है। जो कम वैल्यू होगी वो आपने यहाँ पे लिखनी है, तो ज्यादा वैल्यू होगी वो n की वैल्यू होगी हमेशा याद। जैसे सपोज कर लो वो आपको कहता है कि आपके पास p की वैल्यू जो है वो 3 है, n की वैल्यू आपके पास 4 है, या वो p की वैल्यू आपको नहीं भी बताता, वो कहता है लो शेल की वैल्यू जो है वो 3 है, हाई शेल की वैल्यू 4 है। फौरन समझ जाना कि लो शेल का मतलब ही p है, वो p वैल्यू होगी आपके पास। देखो आप इजीली निकाल सकते हो 1/λ इज इक्वल टू RH 1/3² माइनस 1/4²। आप इजीली यहां से वेवलेंथ निकाल सकते हो। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 1/λ इज इक्वल टू r जो कि कांस्टेंट है 16, या आपके पास यहाँ पे हो जाएगा 1/9 माइनस 1/16। अब इसका आप एलसीएम लेके आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर कभी आपको ऐसा एमसीक्यू आए कि वो आप मेरी बात सुन लें, जो लॉजिकल पॉइंट है उसे समझें, कि कभी भी आपको ऐसा एमसीक्यू आए और आपको वो ये कहे कि लो एनर्जी स्टेट ये थी और हाई एनर्जी स्टेट ये है, तो लो एनर्जी स्टेट का बेटे हमेशा मतलब यही होगा p की वैल्यू, हाई एनर्जी स्टेट का हमेशा मतलब होगा n की वैल्यू। एक्स रेज क्या होती हैं या एक्स रेज किन को कहते हैं? एक्सरेज आप सिंपली कहते हैं कि आपके पास हाई एनर्जी फोटॉन्स है, जो आपके पास हाई एनर्जी के फोटॉन्स होते हैं उसको बेटे आप एक्सरे बोलते हैं। एक्सरे को आप कह सकते हैं कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ पेयर प्रोडक्शन, रिवर्स प्रोसेस ऑफ पेयर प्रोडक्शन, सॉरी रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है उसमें आप पार्टिकल्स की बात कर रहे होते हैं और एक्स रेज चूंकि रेज हैं, वेव्स हैं। ये बड़ा मेन पॉइंट है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो पार्टिकल नेचर को डिस्कस करती है और एक्स रे जो है वो वेव नेचर को डिस्कस कर रही होती है। तो जो एक्स रेज है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का रिवर्स है, रिवर्स प्रोसेस को आप बोलते हैं एक्स रेज। एक्स रेज में सबसे पहले इनर शेल ट्रांजिशन क्या होती है इसको आप समझें। व्हाट इज इनर शेल ट्रांजिशन? इनर शेल ट्रांजिशन क्या है, इनर शेल का क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए आपको पता है कि हमारे पास कंसेंट्रिक शेल्स हैं, देयर आर नंबर ऑफ कंसेंट्रिक शेल, यू कैन से k शेल, l शेल, m शेल, n शेल अप टू सो ऑन। इनर शेल का ट्रांजिशन का वर्ड यूज हुआ एक्सरेज में, आउटर शेल ट्रांजिशन का वर्ड नहीं यूज हुआ। एक्चुअली इनर शेल ट्रांजिशन है क्या कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन इमिट होता है, जैसे मैं कहता हूं न्यूक्लियस के सबसे क्लोजेस्ट k शेल है, फिर l शेल है, फिर m शेल, उसके बाद n शेल है, n तक आप मान लें। जो सबसे करीबी शेल है जो कि k शेल है, जब उधर से इलेक्ट्रॉन इमिट होगा तो l शेल में से इलेक्ट्रॉन आएगा इसकी एनर्जी को फिल करने के लिए। अगर l में से नहीं आता तो m में से आएगा इलेक्ट्रॉन इसकी एनर्जी को फिल करने के लिए। अगर m में से भी नहीं आता तो डेफिनेटली n में से आएगा। कि जब भी k शेल में से इलेक्ट्रॉन इमिट होता है तो l शेल में से आता है या m शेल में से आता है या n शेल में से आता है। जो ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है वो ये होती है जो क्लोजेस्ट शेल है इलेक्ट्रॉन उधर से आएगा।
तो K में से इलेक्ट्रॉन का निकलना, तो L में से फिल करने के लिए आएगा, ये M में से आएगा, ये N में से आएगा, क्योंकि उसने उसकी वैकेंसी को फिल करना है। ठीक है, अब ये देखें कि मैं अगर इसका एक सिंपल आपको फ्लो चार्ट इसका बनाऊं, ये देखिएगा, ये K शेल है, ये L शेल है, ये M शेल है, ये N शेल है, ये O शेल है। कि अगर K शेल में से इलेक्ट्रॉन निकला और L शेल में से आया, अगर L शेल में से इलेक्ट्रॉन आएगा तो K अल्फा यूनिट होगा, आप इसके लिए वर्ड यूज करते हैं K अल्फा। अगर L शेल में से इलेक्ट्रॉन नहीं आता, M शेल में से आता है, तो यहाँ पे आप कहते हैं K बीटा प्रोड्यूस होगा। ये लिखने का एक तरीका है कि अगर K शेल का इलेक्ट्रॉन जो है ये फोर्थ हुआ, तो L शेल का इलेक्ट्रॉन इसकी चार्ज उठाने के लिए आएगा, मींस के इसकी वैकेंसी फिल करने के लिए आएगा, K अल्फा बनेगा। अगर यहाँ से नहीं आता तो M में से आएगा, फिर K बीटा बनेगा। अगर M में से भी नहीं आता और ऊपर से आता है तो K गैमा बनेगा। और मैं कहता हूं कि अगर K में से इलेक्ट्रॉन निकला, L में से भी नहीं आया, M में से भी नहीं आया, N में से भी नहीं आया, तो एक ही प्रोबेबिलिटी रह जाती है कि O से इलेक्ट्रॉन आएगा, जिसको आप बोलेंगे K डेल्टा बनेगा। तो ये सारे आपको सीक्वेंस पता होने चाहिए। इसी तरह से सपोज करें कि अगर L शेल में से कोई इलेक्ट्रॉन फोर्थ हो जाता है, मतलब निकल जाता है, वफात पा जाता है, अगर L शेल में से कोई इलेक्ट्रॉन दुनिया से पर्दा करता है, तो ऊपर से जो इलेक्ट्रॉन आएगा इसकी वैकेंसी को फिल करने के लिए वो L अल्फा होगा। अगर और ऊपर से आएगा तो वो L बीटा होगा, अगर और ऊपर से आएगा तो वो L गैमा होगा। हमेशा याद रखें, जिस शेल में से इलेक्ट्रॉन निकलता है, अगर उसके ऊपर से आए फिल करने के लिए तो अल्फा, और ऊपर वाले शेल से आए तो बीटा, और ऊपर वाले शेल में से आए तो गैमा। ये तरतीब होती है, अल्फा बीटा गैमा, इस तरह सॉन ये चलती रहती है इसकी सीक्वेंस। अच्छा, ये अगर आपके पास है, जिस तरह आपके पास ये तीन है, K अल्फा, K बीटा और K गैमा, ये अगर आपके पास तीन तरह की शेल्स है, तीन तरह के पार्टिकल्स हैं, इसमें ये याद रखिएगा K गैमा जो है इसकी एनर्जी मैक्सिमम, इन तीनों के मुताबिक अगर मैं इन तीनों को कंपेयर करता हूं तो K गैमा की एनर्जी मैक्सिमम, K गैमा की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, K गैमा की वेवलेंथ मिनिमम। अगर इंटेंसिटी की बात की जाए तो इंटेंसिटी के केस में जो K अल्फा है, इसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम, इसकी एनर्जी मिनिमम, इसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम, ये सारी चीजें पता होगी। इसी तरह से अगर मैं L शेल की बात करता हूँ, L अल्फा और L बीटा की, तो L अल्फा और L बीटा में अगर आप, ये आपके पास L अल्फा L बीटा है, L गैमा, तो इनमें जो एनर्जी है वो इसकी मैक्सिमम होगी, इसकी एनर्जी मैक्सिमम, इसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, इसकी वेवलेंथ मिनिमम, और जो L अल्फा है इसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम। ये आपको A to Z सारी की सारी चीजें पता होनी चाहिए, आपको कॉन्सेप्चुअल A to Z का डाटा पता होना चाहिए। अब देखो, अगर K में से इलेक्ट्रॉन निकला, ऊपर से इलेक्ट्रॉन L में से आया, तो आपने एनर्जी की इक्वेशन कैसे लिखनी है? आप एनर्जी की इक्वेशन लिखेंगे E इज इक्वल टू, ये आपके पास वैल्यू होगी EL माइनस EK, कि L में से इलेक्ट्रॉन जो है वो K में से आ रहा है फिल करने के लिए। देखो, K में से इलेक्ट्रॉन निकला, L में से आया, तो K अल्फा बनेगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा बेटे HF K अल्फा इज इक्वल टू EL माइनस EK, ये क्वेश्चन बनेगी। अगर L में से नहीं आया, M शेल में से आया इलेक्ट्रॉन, तो मैं क्वेश्चन ऐसे लिखूंगा E इज इक्वल टू EM माइनस EK। अब यहाँ पे आप E की जगह HF लिखेंगे और साथ में K बीटा आएगा, और ये वैल्यू होगी EM माइनस EK। इसी तरह से अगर मैं कहता हूं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो K में से निकला, L में से भी नहीं आया, M में से भी नहीं आया, N में से आ गया इलेक्ट्रॉन वैकेंसी को फिल करने के लिए, तो यहाँ पे होगा HF K गैमा इज इक्वल टू EN माइनस EK। ये सारी पॉसिबिलिटीज आपको पता होनी चाहिए, A to Z पॉसिबिलिटी आपको क्वेश्चन की पता होनी चाहिए। अगर मैं कहता हूँ K में से इलेक्ट्रॉन निकला, L में से भी नहीं आया, M में से भी नहीं आया, N में से भी नहीं आया, जो कि पॉसिबल नहीं है, फिर O में से आएगा, ये लास्ट प्रोबेबिलिटी है। अगर O में से आएगा तो फार्मूला होगा HF K डेल्टा इज इक्वल टू EO माइनस EK, ये फार्मूला आएगा। तो बेटे ये सारी की सारी क्वेश्चंस बनाने का तरीका, किसकी एनर्जी मैक्सिमम है, किसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम है, किसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, किसकी वेवलेंथ मिनिमम है, ये मैक्सिमम है, ये सारा प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। तो बेटे ये एक्सरे से रिलेटेड जितनी वेरिएशन थी मैंने आपको बताई। अब इसकी प्रोडक्शन में क्या क्या फार्मूलाज हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ट्यूब तो मैक्सिमम लोगों को पता ही है, उसमें क्या चीज़ें हैं, वो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं सारी। इसके बेसिकली हम फार्मूलाज को देखते हैं जो एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एक एक फार्मूला इसका हम डिस्कस करते हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज में
अगर हम प्रोडक्शन ऑफ एक्स-रेज की बात करते हैं, देखिए आपको इसकी कंस्ट्रक्शन का वो सब पता है, ये भी आपको पता है कि नंबर वन इसके अंदर जो है ना वो आप यूज़ कर रहे हैं एक फिलामेंट जो कि कैथोड को हीट अप करता है, हीट का कैथोड। इसी तरह से आपके पास जो सेकेंड हीट इसमें है कैथोड, जस्ट लाइक CRO। कैथोड जो है इसका यही फंक्शन है कि इलेक्ट्रॉन को इमिट करवाएगा, टू इमिट द इलेक्ट्रॉन। थर्ड वन आपके पास जो सबसे मेन चीज है इसमें, जो मैं समझता हूँ सबसे हैवी जो चीज है इसमें, दैट इज टारगेट मटेरियल, जिसका सारा फंक्शन है, जिसकी बेस के ऊपर सारी की सारी एक्सरेज है। टारगेट मटेरियल कह रहे हैं, टारगेट मटेरियल आप इसको एनोड यूज कर रहे होते हैं, और टारगेट मटेरियल आपके पास इस केस में टंगस्टन है। एक ही बात है, इसको टारगेट मटेरियल कह रहे हैं, एनोड कह रहे हैं, टंगस्टन कह रहे हैं। ये सारी चीजें फिलामेंट से आप कैथोड को हिट अप करते हैं, कैथोड इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करवाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जाके टारगेट मटेरियल पे हिट होते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन टारगेट मटेरियल पे हिट होते हैं और ठंडे होने के बाद, कूल होने के बाद जो पार्टिकल्स निकलते हैं उसको आप बोलते हैं फोटॉन, दैट आर एक्स-रेज। तो देखिए चूंकि एनटीएस का लेक्चर है उसमें तो मतलब थोड़ा और टाइम होता तो मैं आपको इसकी डायग्राम बना के भी बताता, लेकिन ये सिंपल प्रोसेस आप सब बच्चों को पता है कि फिलामेंट का काम ही हीट करना कैथोड को, कैथोड से इलेक्ट्रॉन का निकलना, और इलेक्ट्रॉन जो है वो सीधे जाके टारगेट मटेरियल पे हिट होते हैं, और जब वो डी एक्साइट होंगे उसके बाद जो उनसे पार्टिकल्स निकल रहे होते हैं उसको आप बोलते हैं दैट आर फोटॉन्स। वो फोटॉन्स आपके पास। टारगेट मटेरियल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? अगर मैं टारगेट मटेरियल की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करता हूं कि टारगेट मटेरियल जो है उसको क्या होना चाहिए। नंबर वन, अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करता हूं टारगेट मटेरियल की, प्रॉपर्टीज ऑफ टारगेट मटेरियल, जो भी आप टारगेट मटेरियल यूज करेंगे उसमें ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए। नंबर वन, उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। जो भी आप टारगेट मटेरियल यूज करेंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, तो आसानी से वो उसकी वजह ये होती है कि अगर मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा तो पार्टिकल्स कूल होंगे, अदरवाइज तो ट्यूब फट जाएगी। और वर्क फंक्शन इसका ज्यादा होना चाहिए। वर्क फंक्शन टारगेट देखें, जो आप वर्क फंक्शन का मतलब होता है वर्क की क्वांटिटी जो इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करवाने के लिए चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन तो इमिट हो गए हैं, इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो चुके हैं, वो जाके हिट हो गए हैं टारगेट मटेरियल के ऊपर। तो वर्क फंक्शन इस केस में इसका इस तरह से होना चाहिए कि मैक्सिमम फोटॉन्स जो है वो जनरेट हो रहे हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ने ही फोटॉन्स में कन्वर्ट होना है कूल होने के बाद। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद इसके एक्सप्रेशंस, एक इसका जो फार्मूला है वो ये है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू V नॉट E। एक ये जनरल फार्मूला जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V नॉट के। अगर पोटेंशियल ज्यादा होगा तो एनर्जी भी ज्यादा होगी, पोटेंशियल कम होगा तो जाहिर सी बात है एनर्जी भी कम होगी। तो आप इसको इस तरह से इस फार्मूला को आप यूज करेंगे, ये आपके पास आएगा काइनेटिक एनर्जी 1 ओवर काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू, ये वैल्यू होगी आपके पास V1 ओवर V2। अगर आपको पोटेंशियल दिए जाए तो आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए E की जगह अगर मैं HF लिखूं, ये फार्मूला HF इज इक्वल टू V नॉट E, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ AC ओवर लैम्डा इज इक्वल टू V नॉट E। अगर मैं लैम्डा को इस तरफ ले आता हूँ तो लैम्डा की वैल्यू होगी AC ओवर V नॉट E। ये बड़ा मेन फार्मूला है, इसको आप बोलते हैं लैम्डा मिनिमम, कट ऑफ वेवलेंथ, जो कम से कम वेवलेंथ हो। देखो इस फार्मूले में क्या मेन फीचर है या इस फार्मूले का क्या कॉन्सेप्ट है, इसको आप अपने दिमाग में रखें। ये फार्मूला एक्चुअली आपको क्या बता रहा है, ये मैं इधर लिख रहा हूँ, ये फार्मूला लैम्डा इज इक्वल टू 8C ओवर V नॉट E। इस फार्मूले का कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें अगर मैं वैल्यूज लगाता हूँ 6.634 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 34, C की वैल्यू होती है 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 डिवाइडेड बाय V नॉट एज इट इज, और E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 9। जब आप इसमें ये सारी की सारी वैल्यूज लगाते हैं, देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये तो कांस्टेंट रहनी है, वैल्यूज में चेंज नहीं होना, ये वैल्यू भी कांस्टेंट रहनी है, इससे चेंज नहीं होना, ये वैल्यू भी कांस्टेंट रहनी है, इससे चेंज नहीं होना।
एक्चुअली आपको ये सारी वैल्यूज को सॉल्व करके इसको आप कैलकुलेटर से ये सारी वैल्यूज सॉल्व करने तो एक आपके पास वैल्यू आ गई, उससे आपको ये फायदा होगा, मतलब जैसे आपके पास वैल्यू आ गई 12400 इंटू 10 रेज़ टू पावर समथिंग, वो -9 है, वो कुछ भी वैल्यू है, उससे आपको ये फायदा होगा कि सिर्फ आपको वोल्टेज दिया जाएगा, आप इस वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। सिर्फ यहाँ पे आपको वोल्टेज रिक्वायर्ड है। ये बड़ी स्पेशलिटी है इस फार्मूला की कि ये तो कांस्टेंट रहना, ये भी कांस्टेंट रहना, ये भी वैल्यू कांस्टेंट, सिर्फ बेटे आपको वोल्टेज दिया गया तो आप इजीली वेवलेंथ निकाल सकते हैं, कोई भी वोल्टेज। तो मैं ये कहूँगा आप बच्चों से कि आप इन सारी वैल्यूज को कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई और इसको डिवाइड करके देखें, एक फिक्स वैल्यू आ जाएगी, वो आपने याद रख लेनी है। तो ये भी वेवलेंथ निकालने का एक फार्मूला आपके पास। उसके बाद आप इसको फार्मूला को इस तरह भी लिख सकते हैं, ये लिखा होना है HF इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, आपने लिखा AC ओवर लैम्डा, काइनेटिक एनर्जी को आप लिख सकते हैं हाफ mv², ये भी आपके पास वैल्यू हो सकती है। इसका मतलब ये है कि अगर यहां से आप v² की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी 2 इंटू AC ओवर लैम्डा डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय m, मतलब डिवाइडेड बाय m, ये v² की वैल्यू है। ये भी फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप इसको ऐसे लिखें V0E इज इक्वल टू हाफ mv², देखो फार्मूला ये है, यही फार्मूला जो आप बार बार यूज कर रहे हैं HF इज इक्वल टू V0E, इसी में आप चेंज करते जा रहे हो तो डिफरेंट फार्मूला आते जा रहे हैं। अगर इसमें से मैं v² की वैल्यू निकालता हूं, ये वैल्यू होगी 2V0E डिवाइडेड बाय m, तो v की आपके पास वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 2V0E ओवर m। ये v को फाइंड आउट करने का फार्मूला है, इस फार्मूले को यूज करके आप v इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। बेटा ये सारी चीजें आपको एक्सरेज की पता होनी चाहिए। एक्सरेज में मेन काम ये फार्मूलाज का है, आपको जितने भी इसके फार्मूलाज हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू V0E, ये स्पीड का फार्मूला जो मैंने फाइंड आउट किया, इसमें v स्पीड है, V0 जो है वो पोटेंशियल है, इस तरह से ये v² का फार्मूला, ये भी फॉर्म लिखी जा सकती है, इस तरह से ये फार्मूला, और ये मैंने आपको कहा था इसको आप सारी इसकी जो वैल्यूज हैं ये ऊपर वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करके इसको आप डिवाइड करें तो आपके पास लैम्डा की एक वैल्यू आ जाएगी, वो आपने एज इट इज याद रख लेंगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये कॉन्सेप्चुअली आपको पता होनी चाहिए और आपके माइंड में 100% बैठी हैं। चूँकि इसी से रिलेटेड जब MCQ आता है तो बच्चे वहाँ पे पजल हो रहे होते हैं, उन्हें पता नहीं चल रहा होता। एक्सरेज में ना लास्ट इसकी कुछ चीज़ें रह गई, जैसे हार्ड एक्सरेज क्या होती हैं या सॉफ्ट एक्सरेज क्या होती हैं, ये इसकी दो टाइप्स हैं, वो आपको पता होना चाहिए। हार्ड और सॉफ्ट एक्सरेज में क्या चीजें हैं, अगर मैं कहता हूँ हार्ड एक्सरेज वो सारी की सारी एक्सरेज हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है और वेवलेंथ कम होती है। इनकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज्यादा होती है और वेवलेंथ की वैल्यू कम हो रही होती है, मींस की मिनिमम होती है। दैट एक्सरेज आर कॉल्ड हार्ड एक्सरेज। सेकंड आपके पास होती है जिसको आप बोलते हैं सॉफ्ट एक्सरेज। सॉफ्ट एक्सरेज वो सारी की सारी होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है और वेवलेंथ ज्यादा होती है, मींस की ग्रेड होती है। इसके लिए आप वर्ड यूज करते हैं दैट आर सॉफ्ट एक्सरेज, इसको आप सॉफ्ट एक्सरेज कहते हैं। ये सब चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसको हम प्रॉपर्ली डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये जो मैं वैल्यू कह रहा था ये 12400 × 10⁻⁻10 आ रहा है, ये यहाँ पे ना मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, ये वैल्यू आती है 12400 × 10⁻10 डिवाइडेड बाय V0। ये देख लीजिएगा जरा, ये मैंने ये फॉर्मूला इस तरह से लिखा। देखो इसका फायदा क्या होगा इस फॉर्मूला का, जो मैंने अब लिखा बोर्ड के ऊपर, इसका फायदा ये होगा आपको ये सारी वैल्यूज जो मैं आपको भी कह रहा था कैलकुलेशंस करें, इसका ये सारी कैलकुलेशन भी करनी पड़ेंगे। अब ये डायरेक्ट फार्मूला आपके पास 12400 × 10⁻10 वो V0 की जो भी वैल्यू दे, जस्ट आप वैल्यू लगाते हैं आंसर आता है। जस्ट आपने V0 की वैल्यू लगानी है और आंसर निकाल लेना है, ये फायदा होगा जो मैंने डायरेक्ट आपके सामने वैल्यू दी। नेक्स्ट हमारा इसमें टॉपिक है उसको आप कहते हैं जी लेजर। लेजर क्या होती है या लेजर में क्या क्या फीचर्स हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। यूजुअली ये टॉपिक बच्चों को आता ही होता है लेजर का। बेटे लेजर वाला जो टॉपिक है उसके कुछ स्पेसिफिक पॉइंट हैं जो आप सब बच्चों को लास्ट में पता होना चाहिए।
लेजर में क्या क्या होता है या लेजर का क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए लेजर आप बोलते हैं लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, इसकी जो एब्रीविएशन है दैट इज लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, इसको आप बोलते हैं लेजर। लेजर जो है इसमें कुछ फीचर्स हैं, जैसे आप कहते हैं लेजर मोनोक्रोमैटिक होती है, लेजर जो है वो कोहेरेंट होती है। मोनोक्रोमैटिक का मतलब होता है सिंगल वेवलेंथ, लेजर की सिंगल वेवलेंथ है। लेजर कोहेरेंट होती है, कोहेरेंट का मतलब होता है कांस्टेंट फेज डिफरेंस। और लेजर जो है वो इंटेंस होती है। ये लेजर के सारे फीचर्स हैं कि लेजर जो है उसकी सिंगल वेवलेंथ होती है, लेजर कोहेरेंट होती है, लेजर इंटेंस होती है। ये सारे फीचर जो है वो लेजर में एग्जिस्ट करते हैं। लेजर को बनाने के लिए पहले आपको कुछ इसके जनरल प्रोसेस पता होना चाहिए। जब आपने कभी भी लेजर बनानी है, लेजर बनाने के लिए जो पहला प्रोसेस है जिसको आप बोलते हैं स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, या फर्स्ट टॉपिक जिससे हम स्टार्ट करते हैं दैट इज इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन। इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन क्या होती है या इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन का क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए अगर हमारे पास दो तरह की एनर्जी की स्टेट्स हैं, एक आपके पास E1 है, एक आपके पास E2 है। E2 E1 तो मतलब है ग्राउंड स्टेट और ये आपके पास है एक्साइटेड स्टेट। ये लोएस्ट स्टेट है, ये हाईएस्ट एनर्जी स्टेट है जो कि आप यूज कर रहे हैं। अगर मैं कहता हूं कि ग्राउंड लेवल पे एक इलेक्ट्रॉन है, कि कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है और यहां से एक फोटोन आ रहा है, एक लाइट की रे आ रही है, एक फोटोन आ रहा है, होगा क्या कि जो फोटोन है, चूंकि दुनिया का हर पार्टिकल एनर्जी एब्जॉर्ब करना चाहता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस फोटोन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि लोएस्ट एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन इस फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा और अपनी स्टेट को चेंज कर लेगा। इस तरह से होगा। मैं अगर इसकी डायग्राम बनाता हूं, ये आपके पास E1, ये आपके पास E2, इलेक्ट्रॉन ने अपनी स्टेट चेंज कर ली, अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, इस जगह पे आ गया, जहां पे अभी इलेक्ट्रॉन आ। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें इनकमिंग फोटोन को ग्राउंड लेवल पे मौजूद इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करे और अपनी स्टेट को लो स्टेट से हाई स्टेट में कन्वर्ट कर ले, दैट इज इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन। इसको आप बोलते हैं इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन हुई तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में चला। सेकेंड होता है जिसको आप बोलते हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन। स्पॉन्टेनियस इमिशन क्या होती है या स्पॉन्टेनियस इमिशन का क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए स्पॉन्टेनियस इमिशन क्या है? स्पॉन्टेनियस इमिशन में आप कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हुआ था, ये आपके पास E1 स्टेट और ये E2 स्टेट, जो इलेक्ट्रॉन इस एक्साइटेड स्टेट में था, अगर इसको खुद ब खुद छोड़ दिया जाए, मतलब इस तरह से डायग्राम बनेगी कि ये E2 स्टेट है, ये E1 स्टेट है, इस इलेक्ट्रॉन को खुद ब खुद जिस इलेक्ट्रॉन ने फोटोन को एब्जॉर्ब किया था, अगर उसको खुद ब खुद छोड़ देता है, दैट इज स्पॉन्टेनियस इमिशन। इसको आप बोलते हैं बेटे कि आपके पास होती है स्पॉन्टेनियस इमिशन, कि जो फोटोन कैप्चर था उसको खुद ब खुद छोड़ दिया जाए, दैट इज स्पॉन्टेनियस इमिशन। थर्ड आपके पास है जिसको आप बोलते हैं स्टिमुलेटेड इमिशन। स्टिमुलेटेड इमिशन क्या होती है या स्टिमुलेटेड इमिशन का क्या कॉन्सेप्ट है? स्टिमुलेटेड इमिशन के लिए मैं अगर एक डायग्राम बनाता हूं, देखिए ये आपके पास E1 स्टेट, ये आपके पास E2 स्टेट। अगर मैं कहता हूं कि इलेक्ट्रॉन स्टिल एक्साइटेड स्टेट में है, मतलब उसको जो फोटोन कैप्चर किया था इलेक्ट्रॉन ने, अगर वो उसको नहीं छोड़ता तो वो अभी स्टिल एक्साइटेड स्टेट में है। एक तरीका तो ये, जैसे मैं बच्चों को अक्सर एग्जांपल देता हूं कि अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो दरख्त में एक बॉल जो है वो आपने हिट किया, दरख्त में बॉल जो है वो ट्रैप होगी, फंस गई। एक तरीका तो ये होगा वो बॉल खुद ब खुद नीचे आ गया, जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया स्पॉन्टेनियस इमिशन, कि जो फोटोन कैप्चर किया हुआ वो खुद ब खुद निकल जाए, दैट इज स्पॉन्टेनियस इमिशन। दूसरा भी पाकिस्तानी तरीका होता है कि बॉल अगर ट्रैप हो गई, आप नीचे से पत्थर मार रहे होते हैं, उसे डिफरेंट चीजें मारते हैं ताकि वो नीचे आ जाए। एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे एक फोटोन ट्रैप है, इसको आपने निकालना है। इसको निकालने के लिए पीछे से एक और फोटोन फेंकेंगे, यहाँ पे एक और फोटोन फेंकिया,
जो पाकिस्तानी तरीका है कि बॉल अगर ट्रैप हो गया उसको पत्थर मार रहे होते हैं, जूतियां मार रहे होते हैं कि नीचे आ गए, तो अगर इसको आपने रिलीज करवाना है तो यहाँ से एक और फोटोन जो है वो आप इसको इसके ऊपर फॉल करवाएं। जब आप एक और फोटोन फॉल करवाएंगे, इस केस में दो तरह के फोटोन्स इमिट होंगे, एक वो जो ऑलरेडी कैप्चर था और एक वो जिसको आपने अब यूज किया। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ट्रैप हुए फोटोन को रिलीज करवाने के लिए हम एक और फोटोन यूज करते हैं और एज अ रिजल्ट हमारे पास दो फोटोन आते हैं। रिजल्ट जो है उसमें दो फोटोन इमिट होते हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज स्टिमुलेटेड इमिशन। इसको आप स्टिमुलेटेड इमिशन बोलते हैं। तो ये तीन प्रोसेस है जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किए, इंड्यूस अब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस इमिशन और स्टिमुलेटेड इमिशन। अब यहाँ पे मैं एक एमसीक्यू डिस्कस करता हूँ जहाँ पे, ताकि आप सब लोगों को इजीली नजर आ जाए। मैं ये कहता हूं कि सपोज अगर इस तरह से कहा जाता, अगर आपसे पूछा जाए कि फेज डिफरेंस बिटवीन इंसिडेंट एंड emitted photon in stimulated emission is, कि फेज डिफरेंस के इंसिडेंट और जो इंसिडेंट फोटोन और इमिटेड फोटोन है, ये देखिए ये इंसिडेंट फोटोन और इमिटेड, ये दोनों, इनमें फेज डिफरेंस कितना है। ऑप्शन आपके पास इस तरह से है, अल्फा ऑप्शन है जी 0 डिग्री, बीटा ऑप्शन है जी 90 डिग्री, चार्ली ऑप्शन है जी 180 डिग्री और डेल्टा ऑप्शन है जी 990। अब आपको नजर आ रहा है कि इंसिडेंट फोटोन और इमिटेड फोटोन एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो इनमें जो एंगल है वो हमेशा 0 डिग्री होता है, क्योंकि दोनों की जो डायरेक्शन है बेटे वो सेम है। इसका मतलब यहाँ पे आप ये बताएंगे कि इसका जो राइट ऑप्शन आपके पास दैट इज 0 डिग्री, कि इंसिडेंट फोटोन और इमिटेड फोटोन जो है वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, उनका जो एंगल आपके पास वो 0 डिग्री हो। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं और पसंद किए जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके पास क्या है। अब आपने लेजर को बनाना है, ये सारे प्रोसेस तो आपने कर लिए। लेजर की प्रोडक्शन क्या होती है या लेजर में पॉपुलेशन वर्जन क्या होती है, अब इसको हम सारी चीजों को डिस्कस करेंगे कि लेजर को आपने प्रोडक्शन करनी है, लेजर की प्रोडक्शन किस तरह से होगी। प्रोडक्शन के लिए आपने क्या करना है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए वैसे तो हम कहते हैं कि हमारे पास दो तरह की एनर्जी लेवल्स हैं, रियल में तीन तरह के होते हैं। इसको आप E1 कह लें, इसको आप E2 कह लें, इसको आप E3 कह लें। रियल में आपके पास तीन तरह के एनर्जी स्टेट्स होते हैं या एनर्जी लेवल होते हैं। E1 लो एनर्जी शेल, ये हाई एनर्जी शेल, इसको आप ग्राउंड लेवल कहते हैं, इसको आप हाई एनर्जी शेल कहते हैं, और दरमियान वाला जो है इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं मेटास्टेबल स्टेट। मेटास्टेबल स्टेट। देखिए हमें इस बात का पता है कि हम ये तो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है। बेटे याद रखिए इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से एक्साइटेड में जाता है, एक्साइटेड से ग्राउंड में डायरेक्ट नहीं आता, एक तीसरे शेल में चला जाता है जिसको आप बोलते हैं मेटास्टेबल स्टेट। व्हाई मेटास्टेबल स्टेट, इसको आप क्यों कहते हैं मेटास्टेबल स्टेट? उसकी वजह यह है कि इसमें इलेक्ट्रॉन के स्टे करने का टाइम होता है 10⁻³ सेकेंड, और ये जो एक्साइटेड स्टेट है इसमें इलेक्ट्रॉन के स्टे करने का टाइम होता है 10⁻⁸ सेकेंड। तो लॉजिकली ये हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं और उसके बाद तीसरी स्टेट में आ जाते हैं जो कि मेटास्टेबल स्टेट। बहुत से इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से एक्साइटेड में जाएंगे, फिर मेटास्टेबल स्टेट में आ जाएंगे, फिर ग्राउंड से एक्साइटेड में जाएंगे और मेटास्टेबल स्टेट में आ जाएंगे। मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से एक्साइटेड में जाते हैं और मेटास्टेबल स्टेट में आ जाते हैं। और जब ये सारा प्रोसेस होता है, देखें इसको, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होती है या पॉपुलेशन इन्वर्जन का क्या कॉन्सेप्ट है? पॉपुलेशन इन्वर्जन का मतलब ये होता है, देखिएगा जरा आप लोग भी, पॉपुलेशन इन्वर्जन का मतलब ये होता है कि एक ऐसी स्टेट जिसमें एक्साइटेड मेटास्टेबल स्टेट में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो एज कंपेयर टू ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट, इसको आप कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। और जब आपके पास ये स्टेट आ जाती है, देखिए लेजर का प्रिंसिपल भी यही है, लाइट लेजर जो है वो स्टिमुलेटेड इमिशन पे काम करती है। जब आपके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन मेटास्टेबल स्टेट में होते हैं, उसके बाद उस स्टेट के लिए आप वर्ड यूज करते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। और लास्ट में आप इसका लेजर एक्शन करवा देते हैं। लेजर एक्शन में क्या चीजें हैं, जब आपके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है वो इकट्ठे होकर मेटास्टेबल स्टेट में,
तो आप एक ट्यूब यूज कर रहे होते हैं, ये आपके पास एक ट्यूब है जिसकी एक साइड जो है वो हाफ सिल्वर कह लें, यहाँ पे ये फुली सिल्वर है, और ये आपके पास हाफ सिल्वर, और इसको आपने पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो प्रोवाइड किया अगर इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जो मूव कर रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जब आप मेटास्टेबल स्टेट गेन कर लेते हैं, पॉपुलेशन वर्जन आ जाती है, तो इसके डिफरेंट पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करते हैं। आपने एक मिरर यूज किया, या मिरर अच्छी रिफ्लेक्शन करवाते हैं, यहां से तो पार्टिकल बाहर नहीं निकल सकता, पार्टिकल रैंडमली आपस में कोलाइड करते हैं, कोलाइड करने के बाद एक सीधी रे निकलती है जिसको आप लेजर कहते हैं, दैट इज लेजर एक्शन। लेजर एक्शन का मतलब ये है कि अब जो इसमें से इस केस में जो एक रे सीधी इमिट हो रही है उसको आप लेजर कह रहे हैं, वो आपके पास लेजर है। लेजर हमेशा स्टिमुलेटेड इमिशन के केस में बनेगी, वरना लेजर नहीं बनेगी। देखो यहाँ पे इस तरह की एमसीक्यू भी आप कर सकते हैं कि एक्साइटेड स्टेट की रेशियो ले मेटास्टेबल स्टेट पे क्या होगी। मैं एक एमसीक्यू डिस्कस करता हूँ कि एक्साइटेड रेशियो ऑफ टाइम ऑफ एक्साइटेड to metastable state is अगर आप एक्साइटेड स्टेट की रेशियो लें मेटास्टेबल स्टेट में, देखिए आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए। एक्साइटेड स्टेट की वैल्यू है 10⁻⁸, मेटास्टेबल स्टेट की वैल्यू आपके पास 10⁻3, ये आपके पास आएगा 10⁻⁸ प्लस 3। इसका मतलब ये आपके पास वैल्यू होगी 10⁻⁵ सेकंड। इस तरह के एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। लास्ट में इसका जो आपके पास रह गया हीलियम नियॉन लेजर, उसको एक दफा देख लेते हैं। हीलियम नियॉन लेजर में आपने इसके कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। हीलियम नियॉन लेजर, हीलियम नियॉन लेजर में क्या क्या है, इसमें क्या पॉइंट्स याद रखने हैं। देखिए हीलियम की वैल्यू मेटास्टेबल स्टेट की 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे नियॉन इसकी वैल्यू होती है 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको इनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए। इसमें हीलियम और नियॉन लेजर में आप, ये बड़ी हैरानी की बात है कि हीलियम जो है कि 85% होती है और नियॉन 15% होती है। उसके बावजूद नियॉन को आप एक्टिव मीडियम कहते हैं, नियॉन इसमें एक्टिव मीडियम का रोल प्ले करता है। हीलियम का इलेक्ट्रॉन नियॉन से आगे कोलाइड करता है, कोलाइड करने के बाद वो मेटास्टेबल स्टेट गेन करते हैं और उस केस में फोटोन इमिट होते हैं, लेजर जनरेट होती है, दैट इज हीलियम नियॉन लेजर। तो बेटे इसमें याद रखने वाली ये वैल्यूज हैं, ये 20.61, ये 20.66, ये 85% होती है, ये 15% होती है, ये सारी वैल्यूज आपको पता होंगी। इन दोनों का अगर आप डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस आपके पास आएगा 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आज का लेक्चर था, ये आज का पूरा चैप्टर जो हमने डिस्कस किया दैट वाज एटॉमिक स्पेक्ट्रा। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों ने मैक्सिमम इससे लर्निंग की होगी और इससे रिलेटेड एमसीक्यूज की आप खुद भी प्रैक्टिस करेंगे। और बेटे एक ही हमारा इसके बाद चैप्टर रह गया है, इंशाल्लाह ताला वो भी 1 या 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। साथ साथ तैयारी करते रहें, साथ साथ पढ़ते रहें, और यही आपकी कामयाबी है। इस पर जितना वो कहते हैं जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। तो मैं यही कहता हूँ जितने एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जितना आपका टाइम ज़्यादा अच्छा होगा, रैपिडली सॉल्व करेंगे, उतने आप सक्सेस की तरफ जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।